Textbook question number 12. P and Q are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. So P and Q का old ratio है 3:2. Balance sheet of the firm as on 31/3/16 was as under है. Liabilities आपको दे दिया गया है. Liability में capital account PQ, provident fund creditors given है. एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, बैड डेट रिजर्व, स्टॉक, कैश, गुडविल दे दिया गया है. नीचे लिखा है आपको ऑन द अबाउट डेट दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स पे. तो मतलब कि अब नया पार्टनर आ गया तो दैट मीन्स पी, क्यू एंड आर हो गया. आर विल बिंग 60,000 एज अ कैपिटल इन कैश में लेके आएंगे. गुडविल is valued at rupees 30,000. R cannot bring his share of goodwill in cash. इसको राउंड कर दो कि R जो है cannot bring his share of goodwill in cash में लेके नहीं आ सकता. फोर्थ में था वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 90,000. तो ऊपर एसेट में हम लैंड एंड बिल्डिंग को टिक करेंगे और वहां पे लिख देंगे नंबर 4. बैड डेट रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स को टिक करके वहां लिख देंगे 5. वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 400. स्टॉक को टिक करेंगे और वहां लिख देंगे नंबर 6. क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 500 आर नॉट टू बी पेड. तो आपके जो क्रेडिटर्स है आप उसको टिक करोगे और वहां लिख दोगे नंबर 7. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज डिसाइडेड. तो न्यू रेशियो दे दिया गया है. तो आपका जो न्यू रेशियो है वो 5:2:3 है. ओके, सो नाउ सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा आपका? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होगा. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पी का. तो पी का ओल्ड शेयर है 3 + 2 5 माइनस न्यू है 5 + 2 + 3 10. एलसीएम 10 लोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 माइनस 5 आई विल गेट 1/10. उसी तरीके से क्यू का 2/5 माइनस 2/10. एलसीएम 10 ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 2 2/10. सो दैट मीन्स दोनों हो गए 1/10 एंड 2/10. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1/10 is to 2/10 which is equal to 1:2 हो जाएगा. तो ये हो गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2. नाउ अब गुडविल का शेयर, क्योंकि इन पॉइंट नंबर 3 में लिखा था दैट आर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. वो गुडविल कैश में लेके नहीं आता है. तो हम शेयर ऑफ गुडविल फाइंड कर लेंगे आर का. तो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ आर. सो गुडविल की जो वैल्यू थी पॉइंट नंबर 2 में आपको 30,000 दिया था. न्यू रेशियो दे दिया है उसके हिसाब से 3/10. सो योर अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी 9,000. अब ये जो 9,000 है ये सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड होगा. अब अगर ये सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड होगा तो दैट इज 1:2 में होगा. तो 9,000 का 1 पार्ट दैट इज 9,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3 will be 3,000 and 9,000 multiplied 2 divided by 3 will be 6,000. So ये हो गया 3,000 और ये हो गया 6,000. तो ये हो गया मेरा शेयर ऑफ गुडविल ऑफ आर 3,000 and 6,000. After doing this, I will be preparing my revaluation account, cash account, partners capital account and balance sheet बनाएंगे. Now,
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस दे देते हैं पी क्यू को, उनका जो बैलेंस है हमारा पार्टनर्स को देने का, वी गिव दैट फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो पी एंड क्यू का जो बैलेंस है दैट इज 70,000 एंड 50,000 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस brought down, that is 70,000 P में एंड Q का 50,000। बैंक बैलेंस यानी कैश है 4,000, तो ये 4,000 का बैलेंस भी दे देंगे। सो वी विल राइट डाउन ओवर हियर टू बैलेंस brought down 4,000। ओके, सबसे पहले था कि R will bring 60,000 एज अ कैपिटल इन कैश। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे बाय कैश अकाउंट कैपिटल में कि वो 60,000 कैश लेके आया। तो सेम एंट्री विल बी पास इन कैश अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 60,000। नाउ गुडविल इज वैल्यूड था रुपीज 30,000। आर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश में वो लेके नहीं आ सकता था, तो इसीलिए हम लोगों ने ये एडमिशन पास किया था गुडविल का कि वो अपना लेके नहीं आ सकता था शेयर ऑफ गुडविल, तो इसीलिए इसकी एंट्री हमें पास करनी पड़ी। तो ये क्या हो जाएगा, आर कैपिटल अकाउंट, मतलब आर अब अपने पास से गुडविल उनको देगा, तो आर अपने पास से उनको गुडविल देगा, तो दैट इज 9,000 टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, so that will be 3,000 and 6,000। तो जो R का कैपिटल था, मतलब R कैपिटल में चला जाएगा 9,000 टू P's कैपिटल 3,000 एंड टू Q's कैपिटल 2,000। तो Q की क्वेश्चन में लिखा था हमें कि R कैनॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब वो गुडविल अपना कैश में नहीं लेके आ सकता, तो इसका मतलब ये होता है कि उसे अपने कैपिटल में से देना पड़ेगा, तब ये अपने कैपिटल में से देगा, इसीलिए अब ये एंट्री यहां पे क्या पास करेगा, टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, एंड ओवर हियर ये पास करेगा एंट्री 3,000 क्योंकि उसने अपने पास से दिया, एंड बाय पी एंड क्यू लिखेंगे आर्स कैपिटल क्योंकि उन्हें आर्स से मिला 3,000 एंड 6,000 गुडविल का। तो ये जो एंट्री पास करी थी, ये एंट्री अपने गुडविल की एंट्री पास करी। फिर लिखा था वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 90,000। चलो, तो लैंड एंड बिल्डिंग, अब आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो आपको क्वेश्चन में 80,000 दिया है, ये बोलता है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू होगी 90,000। सो मतलब कि आप में इंक्रीज हुआ कितने का, 10,000 का, तो इंक्रीज हो गया 10,000। तो अगर इंक्रीज हुआ 10,000 तो इसका मतलब है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा और इधर लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 एसेट्स इंक्रीज। नेक्स्ट है बैड डेट रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन डेटर्स। तो 5% ऑन डेटर्स प्रोवाइड करना है, तो आपको डेटर्स दे रखा है 22,000 क्वेश्चन के अंदर में, तो आप यहाँ पे लिख दोगे डेटर्स 22,000 माइनस करेंगे बैड डेट जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई बैड डेट रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड 5%, तो इसका 5% आप प्रोवाइड करोगे तो 1,100 रुपया आएगा। सो 22,000 में से 1,100 रुपया माइनस हो जाएगा, तो 20,900। अब अगर आप चेक करोगे तो आपकी बैलेंस शीट में आपने पहले से ही बैड डेट रिजर्व 2,000 दिया है, तो बैलेंस शीट में बैड डेट रिजर्व 2,000 है, हमने कैलकुलेट किया 1,100 रुपीज, मतलब कि आपकी बैड डेट रिजर्व डिक्रीज हो गई, 2,000 से सीधा 1,100 आ गया, मतलब ये डिक्रीज हो गया।
और लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो वी राइट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड. सो बाय बैड डेट रिजर्व आपकी डिक्रीज हो गई 2000 minus 1100. So that comes to 900 rupees. Next entry. Value of stock is to be reduced by 400. आपको स्टॉक की वैल्यू को रिड्यूस करना है बाय 400 रुपीज से, तो इसलिए मैं यहाँ पहले ही लिख देता हूँ एसेट डिक्रीज हो गया तो स्टॉक अकाउंट डिक्रीज बाय 400. चलिए तो बैलेंस शीट में मैं इधर लिखूंगा स्टॉक. सो अमाउंट ऑफ स्टॉक इज 36,000 और इसमें से 400 रुपये माइनस डिक्रीज 35,600. तो ये हो गया आपका स्टॉक. उसके बाद लिखा था क्रेडिटर्स ऑफ 500 आर नाउ नॉट टू बी पेड. क्रेडिटर्स को 500 रुपये पे नहीं करने हैं, तो लाइबिलिटी में मैं क्रेडिटर्स लिखूंगा 22,000 और यहां लिखूंगा नॉट टू बी पेड. कितना पे नहीं करना है? 500 रुपये. तो इसका मतलब ये होगा कि आउटर कॉलम में 21,500 आर नाउ नॉट टू बी पेड, मतलब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई. लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है, इसीलिए आप इधर लिखोगे रिवैल्यूएशन में बाय क्रेडिटर्स 500 रुपये. नेक्स्ट में कोई एडजस्टमेंट है नहीं क्योंकि न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे दिया गया था. हाँ, अब लाइबिलिटीज वो चेक करते हैं तो लाइबिलिटी में कैपिटल की दे दिया. प्रोविडेंट फंड है 18,000. सो अब ये जो प्रोविडेंट फंड है दैट विल गो टू एज इट इज लाइबिलिटी साइड. तब मैं इसको लाइबिलिटी साइड लिख दूंगा प्रोविडेंट फंड को, क्योंकि पार्टनर में डिवाइड नहीं होगा. तो प्रोविडेंट फंड, सो आपका जो प्रोविडेंट फंड है दैट इज 18,000. फिर लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री हो गई, डेटर्स की एंट्री हो गई, स्टॉक की एंट्री हो गई, कैश की एंट्री हो गई. अब गुडविल, ये जो गुडविल है वो पुरानी गुडविल है 20,000 जो पार्टनर्स में डिवाइड होगी. ये ओल्ड गुडविल है. तो दिस इज अ गुडविल टू गुडविल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देता हूँ ओल्ड क्योंकि ये ओल्ड है और ये ओल्ड रेशियो 3:2 में डिवाइड होगा. सो 20,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5 will be 12,000 and now this will be 8,000. so ये है मेरी ओल्ड गुडविल. चलो अब सब एंट्रीज हो गई पास. अब इन्हें क्लोज करते हैं. तो जब मैं इनको क्लोज करूंगा तो 10,000 प्लस 900 प्लस 500 will give me 11,400. 11,400 में से 400 गया, 11,000 डिफरेंस. तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो सिर्फ पी एंड क्यू में जाएगा, उनके पुराने रेशियो 3:2. So 11,000 multiply 3 divided by 5 will give me 6,600. So ये आ जाएगा 4,400. अब ये जो डिफरेंस आया that will go to partners capital account by revaluation profit और ये सिर्फ PQ को ही जाएगा, पुराने पार्टनर्स को ही. क्लोज. So 70,000, 3,000 and 6,600. So 79,600. तो इधर आ गया 79,600. डिफरेंस निकालना तो 600, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 67,600. 56 and 4 60,400. तो इधर भी आ जाएगा 60,400 में इसमें से 8,000 चला गया तो 52,400. 60,000 इधर भी 60,000. तो 60 में से 9,000 गया दोनों का टोटल, तो दैट कम्स टू 51,000. तो ये था इनका पार्टनर. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2
बैलेंस CD, और ये जाएगा आपकी लाइबिलिटी में। अब लाइबिलिटी में आप इधर लिख दोगे कैपिटल, सो PQNR 67,600, 52,400 एंड 51,000। अब आप इन सबको ऐड करोगे तो 67,600 प्लस 52,400 एंड 51,000, so 1,71,000 plus 21,500 plus 18,000, so I will get 210,500, 210,500। अब चेक करते हैं, पर इसको क्लोज करने से पहले आपको क्लोज करना पड़ेगा कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट याद रखना है क्लोज करने के लिए 64,000, तो इधर भी आ जाएगा 64,000, so that is my balance CD, and ये 64,000 जाएगा एसेट में। $64,000। चलो टोटल करते हैं, तो 90,000, 20,900, 35,600 एंड 64,000, सो टोटल टैली हो गया 210,500, so that means this sum get tallied, और ये 100% राइट। Question number 13. A, B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4:1. Balance sheet of the firm on 31/3/17 was as under. बैलेंस शीट आपको दे दिया है कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट ए बी का, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल गिवन है, लैंड बिल्डिंग एसेट साइड में फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स माइनस बैड डेट रिजर्व प्लस बिल रिसीवेबल, कैश बैंक एंड गुडविल दे दिया गया। दे एडमिटेड सी, ओके, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ए एंड बी, ओल्ड रेशियो 4:1, डी एंड सी। अगर न्यू रेशियो दिया हो तो they admitted C as a new partner on the above date on the following condition, and they decided to keep their new profit sharing ratio as 3:1:1. C will bring 20,000 as a capital for his 1/5 share of profit के लिए C 20,000 capital लेके आएगा, and 5,000 as his share of goodwill in cash, और goodwill के लिए वो 5,000 रुपए। Out of the goodwill, half amount is to be withdrawn by the old partners. इसे अंडरलाइन कर लेना कि गुडविल हाफ अमाउंट जो है विड्रॉन करेगी ओल्ड पार्टनर्स। फिर पॉइंट नंबर 2 में लिखा था वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। तो चलो ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग को आप टिक करेंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग को टिक करके वहां पे लिख दो पॉइंट नंबर 2। व्हाइल वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्टॉक इज टू बी डिक्रीज बाय 5%, तो फर्नीचर एंड स्टॉक को टिक करो और वहां पे लिख दो नंबर 3, सॉरी नंबर 2 ही कंटिन्यू हो गया। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 35,000 which is to be shown in the books। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इज टू बी शोन इन द बुक्स में आपको बताना पड़ेगा। तो आप इन्वेस्टमेंट को चेक करो, इन्वेस्टमेंट दे रखा है नहीं, तो मतलब इसकी एंट्री यहां से ही पास होगी। इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को टिक करेंगे एसेट साइड में और वहां पे लिख देंगे नंबर 3। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट 10% ऑन डेटर्स, डेटर को टिक करेंगे और वहां पे लिख देंगे नंबर 4। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम इज एक्सेप्टेड ₹10,000। तो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम जो है वो हमारा 1,000 रुपीज है। ओके, तो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड हमें दे रखा है, उसको टिक करेंगे और वहां पे लिखेंगे नंबर 5। डिसऑनर expense of bill receivable of 150 and bank charges 300 which are paid but not recorded in the books। मतलब अपने को एंट्री करनी पड़ेगी, तो इसकी एंट्री को यहाँ पे गोल कर दो, इसकी एंट्री में ऐसे ही पास करेंगे।
प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो सबसे पहले तो हमें सेक्रीफाइस फाइंड करने के, सेक्रीफाइस ऑफ हमारे पार्टनर्स क्या होंगे। सो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए का निकालेंगे, दैट कम्स टू 4/5 माइनस 3/5, एलसीएम 5, तो ए का आ जाएगा 1/5, बी 1/5 माइनस 1/5, so that is 0। तो इसका मतलब ये होगा कि ए हैज टोटली सेक्रीफाइस्ड, तो ए ने टोटल सेक्रीफाइस किया है। नाउ अब क्वेश्चन में लिखा था गुडविल लेके आ रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं पार्टनर्स। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, उसकी डायरेक्ट एंट्री हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में पास कर देंगे। ओके, तो आफ्टर प्रिपेयरिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट, हम सबसे पहले बैलेंस लिख देंगे। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में बैलेंस लिख देते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो ए का दे रखा है 8000 एंड बी का दे रखा है 2000। फिर कैश बैलेंस में लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो कैश बैलेंस में आपका दे रखा है 3000 एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी में हम लोग फिक्स कैपिटल जो है वो बैलेंस लिख देंगे ए एंड बी का। तो ए बी और इवन आप साथ में चाहो तो सी का भी लिख सकते हो, क्योंकि सी भी अपना कैपिटल लेके ही आया था। सो ए का था 75,000, बी का था 25,000 एंड सी का था 20,000, क्योंकि सी जो था 20,000 रुपीज कैपिटल लेके आया था। तो ये हो गया इसकी एंट्री, और आउटर कॉलम में इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो दैट विल बी 1,20,000। जब सी अपना कैपिटल लेके आया तो सी की एंट्री भी आपको पास करनी पड़ेगी ऊपर, तो दैट इज सीज कैपिटल 20,000 कैश एंड बैंक के अंदर में। आफ्टर पासिंग दिस एंट्री हम एडजस्टमेंट नंबर 1 पे चलते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला था सी विल ब्रिंग 20,000 एज अ कैपिटल, उसके हमने एंट्री पास कर दी, एंड 5,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो वो 5,000 रुपया गुडविल लेके आया था। अब जो वो 5,000 रुपया गुडविल लेके आया था, सीज गुडविल जो था 5,000 रुपीज का, वो हमेशा हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो में देते हैं। और यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो में इस बार सिर्फ ए है, क्योंकि बी का तो 0 आ गया, मतलब पूरा का पूरा 5,000 जो है वो ए ले जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ए में पूरा 5,000 एंड कैश एंड बैंक में टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 रुपए। तो ये गुडविल की एंट्री अपने पास कर दी। फिर आपको बोला गया था वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमें इंक्रीज करना है, तो हम लोग यहाँ पे एसेट्स में लिख देते हैं। तो एसेट्स में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग। चलिए, इंक्रीज बाय 10% करना है, तो आपको कितना दे रखा है 35,000 प्लस इंक्रीज 3,500। So outer column will be 38,500। आपने इंक्रीज किया है 3,500, तो इसकी एंट्री जाएगी रिवैल्यूएशन में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,500। उसके बाद था फर्नीचर एंड स्टॉक, आपका डिक्रीज हो रहा है 5%। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई एसेट साइड में। तो एसेट में हम लोग लिख देते हैं फर्नीचर
एंड स्टॉक डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा, और डिक्रीज अमाउंट बोली गई है 5%। ओके, तो फर्नीचर हमको दे रखा था 30,000 एंड स्टॉक वाज गिवन 15,000। So 30,000 का 5% is 1,500. So my outer column will be 28,500. Decrease amount है percentage 5%. So that comes to 750. तो 15,000 में से 750 माइनस होगा तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 14,250, जिसकी दूसरी इफेक्ट आप दोगे रिवैल्यूएशन में टू फर्नीचर टू स्टॉक। तो आपका जो फर्नीचर था वो 1,500 रुपया हुआ था एंड जो स्टॉक हुआ था वो 750 हुआ था। उसके बाद दिया था मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 35,000 विच इज टू बी शोन इन द बुक्स। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 25,000 रुपीज है। तो आप इधर लिखोगे इन्वेस्टमेंट 25 रुपीज, 25,000 का इन्वेस्टमेंट है और उसमें आपने बोला था कि वैल्यू बतानी चाहिए 35,000। सो आउटर कॉलम विल बी 35,000, मतलब आपके कितना इंक्रीज हुआ, 10,000 रुपीज का इंक्रीज हुआ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अब इंक्रीज हुआ है, इसीलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिवैल्यूएशन में बाई इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। सो 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट is to be made at 10% on debtors. ओके, तब आपके डेटर्स कितने हैं भाई? So your debtors were given to you was 5,500. इसके ऊपर आपको देना था उनका बैड डेट रिजर्व। सो बैड डेट रिजर्व अमाउंट था आपका 10%, दैट इज 550। सो दैट विल बी 4,950। इसकी दूसरी इफेक्ट आप दोगे रिवैल्यूएशन में। अगर आप देखोगे तो आपको पहले से ही दे रखा था 500, मतलब इंक्रीज सिर्फ 50 रुपए का हुआ। तो इधर आप लिख दोगे BDR 550 माइनस 500, मतलब सिर्फ 50। सो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम इज एक्सेप्टेड एट ₹1,000। तो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम जो था वो आपका 1,000 रुपीज का है। ओके, तो मैं इधर लाइब्रेरी में लिख दूंगा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 5,000, क्योंकि मेरे हिसाब से ये आपका 5,000 दे रखा है बैलेंस शीट में और आपने क्लेम 1,000 का किया, मतलब बाकी का जो डिफरेंस आएगा वो पार्टनर में चला जाएगा 4,000 रुपए का, क्योंकि वो पैसा पार्टनर का। तो ये आप पार्टनर में डिवाइड करोगे तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो है वो ए एंड बी को डिवाइड होगा और वो भी उनके रेशियो जो डिसाइडेड हुआ था 4:1 में। तो 4,000 रुपया को आप 4:1 में डिवाइड करोगे तो दैट विल बी 3,200 एंड 100। तो 3,200 एंड 800 आ जाएगा। डिसऑनर expense of bill receivable of 150 and bank charges 300 which are paid but not recorded in the books। मतलब आपने डिसऑनर जो आपके एक्सपेंस हुए बिल रिसीवेबल के वो सब आपका पे करना पड़ेगा जो डेटर्स में से जाएंगे। तो इसकी एंट्री मतलब हमें पे करना पड़ेगा डिसऑनर एक्सपेंसेस, तो कैश अकाउंट में एंट्री जाएगी इसकी। तो हम लोग कैश अकाउंट में लिखेंगे इधर बाय डेटर्स अकाउंट 150 बाय
बैंक चार्जेस 300, क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो भाई बैंक अकाउंट चार्जेस 300 एंड डेटर्स था 150, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया था कि डिसऑनर एक्सपेंस ऑफ बिल रिसीवेबल 150 एंड बैंक चार्जेस 300 विच आर पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था तो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हमने बुक्स में रिकॉर्ड किया क्योंकि हमने पे किया है। अब डेटर्स और बैंक चार्जेस की एंट्री दूसरी जाएगी रिवैल्यूएशन में, और रिवैल्यूएशन में आप इधर लिख दोगे टू बैंक चार्जेस 300 टू डिसऑनर्ड एक्सपेंसेस, तो डिसऑनर एक्सपेंसेस हो गया आपका 150, तो डिसऑनर एक्सपेंस आप लिख दोगे 150। नाउ नेक्स्ट आपको बोला गया है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स का, मतलब यहाँ पे तो आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चेक करते हैं लाइबिलिटी में, कैपिटल की एंट्रीज हो चुकी है, करंट की एंट्री हो चुकी है, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड की एंट्री हो गई, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल रह गए हैं, तो उनको हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दैट इज 4000 एंड 1000 लिख देंगे। फिर एसेट में चेक करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री आ गई, फर्नीचर की एंट्री आ गई, इन्वेस्टमेंट की एंट्री आ गई, स्टॉक एंट्री केम, डेटर्स एंट्री केम, बिल रिसीवेबल बाकी था, तो बिल रिसीवेबल की एंट्री पास कर देंगे, दैट इज 2000 रुपीज बिल रिसीवेबल। कैश एंड बैंक की एंट्री आ चुकी है, गुडविल 5000 रुपये। अब ये पुरानी गुडविल है, अब ये जो पुरानी गुडविल है ये जाएगा ओल्ड रेशियो पार्टनर्स करंट अकाउंट में, तो आप यहाँ पे पुरानी गुडविल लिखोगे, दैट इज टू गुडविल ओल्ड वाली है, और इससे आप 4:1 में डिवाइड करोगे, तो 4:1 में डिवाइड करोगे तो 4000 एंड 1000, तो 5000 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो ये 5000 था ये 4:1 में डिवाइड होगी, सो 4/5 मल्टीप्लाई बाई 5000, 1/5 इंटू 5000, so that comes to 4000 and 1000, this is your old goodwill। ओके, अब क्वेश्चन में क्या लिखा था दूसरा, ये एंट्री हो गई। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 में जाओ, एडजस्टमेंट नंबर 1 में जाओगे तो वहां पे लिखा था कि आउट ऑफ द गुडविल हाफ अमाउंट इज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर जो ने था उसने विड्रॉ किया था आपका गुडविल, तो इसीलिए मुझे ये गुडविल यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ए ने विड्रॉ किया था, और ए ने जो विड्रॉ किया था वो हाफ अमाउंट किया था, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हाफ अमाउंट टू बी विड्रॉ, क्योंकि आपका जो गुडविल है वो 5000 रुपये, तो 5000 का आधा करेंगे, सो दैट इज 2500, आपने विड्रॉ किया, जिसकी दूसरी इफेक्ट आपको यहाँ कैश में देनी पड़ेगी बाई इज करंट अकाउंट 2500। तो अब हमने सारी एंट्रीज को पास कर दिया है, और अब इसको क्लोज करेंगे, तो क्लोज करेंगे तो इसको देख के ही पता चल जाता है कि हमारा टोटल यहाँ का ज्यादा है, सो we will do it 10,000 plus 3500, that comes to 13,500, so 13,500 इसकी एंट्री आएगी। देन नेक्स्ट अब हम टोटल करेंगे डेबिट साइड का, तो 1500 प्लस 750, 1500 प्लस 750 प्लस 50 प्लस 300 प्लस 150, तो 2750 होगा, जो माइनस होगा 13,500 में से, तो डिफरेंस विल बी 10,750, तो इधर आपको डिफरेंस आ जाएगा। अब ये जो डिफरेंस होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो ये ए एंड बी में जाएगा 4:1 में, तो मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 5 कर दें, तो आई विल गेट ओवर हियर 8600,
और इधर फिर डिफरेंस माइनस कर दो 10,750 तो 2150। अब ये डिफरेंस रिवैल्यूएशन का जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, तो ओवर हियर you will write down by revaluation profit 8600 2150। तो चलो टोटल करते हैं, तो 800 200 और 2 4 और 9 तो 4950 टोटल आ गया। तो 4950 में से माइनस किया 1000, आई विल गेट 3950। 8000 और 5 9 10 11 12 13 13,000 में से 32 प्लस करेंगे 3200 एंड 8600 को ऐड करेंगे तो 24,800। तो इधर भी आ जाएगा 24,800। और 24,800 में से माइनस करोगे 6,500, तो माइनस कर दिया 6500, तो यू विल गेट द डिफरेंस 18,300। तो ये होगा आपका टू बैलेंस सीडी। और ये जो बैलेंस आया ये आप भेजोगे कैपिटल में, और कैपिटल में इधर लिख दोगे A is current, B is current 18,300 3950। चलो ऊपर हम देखते हैं क्या है हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट, इसको क्लोज कर। सो 3000 20 और 5 28,000। सो 28,000 में से आप माइनस करोगे 250, दैट वाज 2500 minus 150 and 300, so your difference will be 25050 by balance CD, and this is 2500 है, कंफ्यूज नहीं हो जाए इसीलिए। तो 25050, तो 25050 is a बैंक बैलेंस। चलो अब हम टोटल करते हैं लाइबिलिटीज एंड एसेट्स का एंड चेक करते हैं। तो 1,20,000 प्लस 18,300 प्लस 3950 प्लस 1,000 प्लस 5,000, 4 एंड 1 को ऐड कर दिया, तो आई एम गेटिंग द टोटल 148,250 टोटल मिल रहा है। एसेट में 38,500 28,500 14,250 35,4950 2,000 and 25,050. So I'm getting the total 148,250. So that means my balance sheet get tallied.